एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में अपन क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आज के सेशन से अपन जो अपना चैप्टर नंबर 4 है एफएम का कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, पहले अपन एक काम करेंगे, पहले अपन सारे कंसेप्ट को बहुत अच्छे से मतलब पूरा डीप कंसेप्ट को कवर करेंगे, जिससे क्या होगा कि अपन इलस्ट्रेशन और क्वेश्चंस करेंगे तो उस अपन को बिल्कुल भी दिक्कत यहाँ पे नहीं हो। ठीक है, मैं यहाँ पे पूरे कंसेप्ट को अच्छे से कवर कराऊंगा। और एटलीस्ट यहाँ पे जो भी बच्चे पहली बार भी अगर जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर कर रहे हैं, अगर वो मेरी कंसेप्ट वाली ए वाली वीडियो और सारे इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन करेंगे तो भी आपको मतलब ऐसा नहीं है कि कोई क्लास लेने की जरूरत वगैरह है, ऐसा कुछ आपको पूरा चैप्टर अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन जो अपना चैप्टर नंबर 4 है कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसको अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अभी क्या हुआ कि 2 3 दिन पहले ही आईसीआई ने अपना रिजल्ट अनाउंस करा, जिसमें इंटर का बोथ ग्रुप का मतलब जो रिजल्ट रहा बहुत कम रहा, अप्रोक्साइज 5% के आसपास रहा। और जो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप का है शायद 15 या 16% के आसपास यहाँ पे रहा। मतलब ले देखिए ऐसा करा आईसीआई ने कि जो बोथ ग्रुप का रिजल्ट है वो कम रखा है। और ठीक है, बाकी फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप का रिजल्ट मतलब इतना ही रखते हैं, 15 to 20% यहाँ पे रखते हैं। तो जो भी बच्चे यहाँ पे पास हो गए हैं उनके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और जो बच्चे यहाँ पे फेल हुए हैं, ठीक है, फेल नहीं अनसक्सेसफुल हुए हैं, क्योंकि फेल एक अच्छा वर्ड नहीं है, अनसक्सेसफुल बोल सकते हैं। कि जो भी बच्चे यहाँ पे अनसक्सेसफुल हुए हैं तो टेंशन लेने की बात नहीं है, अभी भी अपने हाथ में इनफ 2 से ढाई महीने का टाइम है, अपन बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, सारी चीजें कवर करेंगे। तो अपना यहाँ पे अगली बार अपना रिजल्ट आएगा तो यहाँ पे सक्सेसफुली लिखा आएगा। ठीक है, तो आइए अपन यहाँ से क्वेश्चन सॉरी जो अपना चैप्टर नंबर 4 है वो स्टार्ट यहाँ पे करते हैं। ठीक है, देखिए ये अपना चैप्टर नंबर 4, मैंने आपके लिए सारे कंसेप्ट यहाँ पे मतलब पहले ही सब नोट डाउन करके रख लिए, जिससे कि आपको यहाँ पे पूरा अच्छे समझ में आए। ठीक है, स्टार्ट करें, तो आइए स्टार्ट यहाँ पे करते हैं। देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या मतलब होता है, तो देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द शेयर होल्डर, लेंडर एंड डेप्ट होल्डर। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है जो भी अपने शेयर होल्डर रहते हैं या फिर जो अपने यहाँ पे लैंडर बोल सकते हैं या फिर डिवेंचर होल्डर है, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है अपन से जिस भी रिटर्न की उसको कॉस्ट ऑफ ओपन कैपिटल यहाँ पे बोलेंगे। ठीक है, ये तो हो गई किसकी बात, शेयर होल्डर्स वगैरह की, लैंडर्स की। लेकिन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको क्या बोलेंगे, जो कंपनी की कॉस्ट है। ठीक है ना, जैसे मान के चलिए कि अपन कंपनी है, अपन ने या तो इक्विटी के थ्रू या फिर डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू जो भी अपन ने पैसा मंगाया है उसका अपन जो भी यहाँ पे कॉस्ट देनी पड़ेगी, ठीक है, उसको अपन यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है शेयर होल्डर के पर्पज से कि उनके लिए जो रिटर्न मिल रहा है। और एक चीज क्या हो सकती है कि जो कंपनी के लिए कॉस्ट रहती है उसको अपन कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, देखिए जनरली आपने इन सब के नाम यहाँ पे मैं उम्मीद कर रहा हूँ सुने होंगे, इक्विटी शेयर, रिटेन अर्निंग, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स। ठीक है, तो ये 4 चीजें रहती हैं। तो इसमें क्या होता है, कंपनी क्या करती है, जब कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ती है तो कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है या फिर प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स और रिटेन अर्निंग तो कंपनी के पास पहले से ही यहाँ पे जो रहती है। ठीक है, तो इन 3 चीजों के थ्रू कंपनी क्या मंगाती है, पैसा मंगाती है, और उसमें से जो भी कॉस्ट उसको देनी पड़ती है उसको अपन बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे इक्विटी शेयर से कंपनी ने 100 करोड़ रुपीज मंगाए, रिटेन अर्निंग उसने की 50 करोड़ की, प्रेफरेंस शेयर्स 20 करोड़ और डिवेंचर है 30 करोड़ के। तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई यहाँ पे, 200 करोड़ यहाँ पे टोटल कैपिटल हो गई। ठीक है, शॉर्ट में इक्विटी मतलब जो भी कॉस्ट रहेगी इक्विटी शेयर को उससे किससे डिनोट करेंगे, उसको हम डिनोट करेंगे के ई से। ठीक है, जो रिटेन अर्निंग है उसको के आर ई से, और जो अपना प्रेफरेंस शेयर है उसकी कॉस्ट को के पी से, और जो डिवेंचर है उसको केडी से यहाँ पे अपन डिनोट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ कॉस्ट एंड वेट ऑफ ईच सोर्स ऑफ कैपिटल उसको अपन क्या बोलेंगे, डब्ल्यू ए सी सी। ये तो अपनी ईच मतलब क्या हो गए, ये मतलब इंडिविजुअल की हो गई, जैसे अपने के ई है, के आर ई है, के पी है, के डी है, इंडिविजुअल को उसको अपन डिनोट कर रहे हैं। लेकिन जो अपनी टोटल कॉस्ट रहेगी कंपनी को उसको किससे डिनोट करेंगे, इसको अपन यहाँ पे के ओ से डिनोट यहाँ पे करेंगे, जिसको अपन शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना बेसिक्स हो गया। अब देखिए अपन एक एक करके क्या करेंगे, इन चारों को अपन यहाँ पे इक्विटी शेयर को, रिटेन अर्निंग को, अपन प्रेफरेंस शेयर्स को, डिवेंचर को एक एक करके और डेप्थ में यहाँ पे समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन कंसेप्ट चलते हैं, कॉस्ट ऑफ डेप्थ क्या होती है, कॉस्ट ऑफ डेप्थ।
तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट मतलब जो अपन डिवेंचर इशू करते हैं अपने शेयर होल्डर को, उसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ डेब्ट यहाँ पे बोलते हैं। तो देखिए कॉस्ट ऑफ डेब्ट यहाँ पे तीन प्रकार की होती है, कौन कौन सी? कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेब्ट, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेब्ट और प्रेजेंट वैल्यू मेथड, जिसको कि अपन यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड के नाम से यहाँ पे जानते हैं। ठीक है, इन तीन मेथड मतलब जो भी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेब्ट रहेगी तीन तरीके से निकालनी पड़ेगी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेब्ट और प्रेजेंट वैल्यू मेथड, यहाँ पे यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड। अब कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेब्ट यहाँ पे क्या होती है? तो कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेब्ट मतलब एक ऐसी डेब्ट जिसको कि अपन मान के चलते हैं कंपनी ने एक बार डिबेंचर होल्डर से पैसा लिया और उसको कभी वापस यहाँ पे नहीं किया। ठीक है, वैसे अगर माना जाए कि यहाँ पे मतलब मतलब जो अपना रियल लाइफ में ऐसी मतलब कोई भी यहाँ पे डेब्ट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है, ये तो सिर्फ समझाने के पर्पज से इन्होंने यहाँ पे बताया है। तो कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेब्ट मतलब एक बार अपन ने पैसा ले लिया तो सिर्फ अपन इंटरेस्ट देंगे, उनकी जो भी अपन ने डेब्ट ली है वो कभी वापस यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, और रिडीमेबल डेब्ट मतलब क्या हो जाएगा? रिडीमेबल डेब्ट मतलब हो जाएगा कि अपन ने कुछ डिवेंचर यहाँ पे इशू करे, जैसे मान लीजिए कि 1 लाख रुपए के डिवेंचर इशू किए, उसको अपन ने क्या करा कि मतलब एक मतलब पर्टिकुलर ईयर के बाद, जैसे 5 साल बोल सकते हैं या फिर 10 साल बोल सकते हैं, इन 10 साल के बाद उनको अपन को क्या करना पड़ेगा? उनको अपना पैसा लौटाना पड़ेगा, जो कि प्रीमियम पे भी हो सकता है, डिस्काउंट पे भी हो सकता है। और इस जो अपने ईयर रहेंगे जैसे 1 से 5 साल तक, उनके बीच अपन को यहाँ पे इंटरेस्ट यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, और यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड अभी अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए इसको और डेप्थ में पढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेब्ट क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेब्ट, the debentures which are not redeemed by the issuer of the debentures is known as irredeemable debenture, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। देखिए अब इसका क्या फॉर्मूला है, इसको अच्छे से समझने का ट्राई करना। देखिए अपन कॉस्ट ऑफ डिवेंचर किससे डिनोट करते हैं? केटी से। ठीक है, अब इसका क्या होता है? इंटरेस्ट माइनस 1 माइनस टैक्स अपॉन नेट प्रोसीड, इसका यहाँ पे फॉर्मूला होता है। ठीक है, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स अपॉन नेट प्रोसीड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? क्योंकि डिवेंचर्स होल्डर को अपन क्या करते हैं? इंटरेस्ट पे करते हैं। और नेट प्रोसीड मतलब क्या हो, मैं आपको वो समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए आई मतलब यहाँ पे हो गया इंटरेस्ट, टी मतलब हो गया अपना यहाँ पे टैक्स, और एनपी मतलब हो गया नेट प्रोसीड, और एमपी मतलब हो गया मार्केट प्राइस। तो सबसे पहले अपन समझने का ट्राई करते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, यहीं पे समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि अपन ने कोई वैल्यू ले लेते हैं कि अपन ने कोई डिवेंचर इशू किया होगा, यहाँ पे अपन को इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पे 20 रुपए यहाँ पे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इंटरेस्ट हो गया। अब 1 माइनस टी क्यों कर रहा है? इसका क्या मतलब 1 माइनस टी करने का? 1 माइनस टैक्स क्यों कर रहे हैं? तो देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू पहले मैं बता दे रहा हूँ कि 1 माइनस टैक्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1 माइनस टैक्स, अगर टैक्स माइनस हो जाता है इसे मतलब इंटरेस्ट से अपनी क्या होती है? इंटरेस्ट से अपने टैक्स की सेविंग यहाँ पे होती है। ठीक है, इसलिए अपन इसको क्या करते हैं? यहाँ पे 1 माइनस टी यहाँ पे करते हैं। देखिए बाकी मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का ट्राई करता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए अपने पापा हैं, पापा ने अपन को कितने रुपीज दिए? 100 रुपीज दिए। ठीक है, और यहाँ पे 100 रुपीज दिए, और पापा ने बोल दिया कि मतलब 2 भाइयों में आप बांट लें, छोटा भाई है तो अपन क्या कर रहे हैं? अपन छोटे भाई को, जो अपना छोटा भाई है, छोटे भाई को कितना दे रहे हैं? उसको अपन 20% यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, तो 20 यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, तो अपने पास जो नेट प्रॉफिट बचेगा वो कितना बचेगा? यहाँ पे 80 बचेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि पापा ने तो बोला था कि सिर्फ अब 2 भाइयों में बांट लेना, लेकिन अब एक छोटी बहन भी है, तो वो भी आगे पीछे से कि भाई हमें भी चाहिए पैसे। ठीक है, तो अपन ने छोटी बहन को कितने दे दिए? ये अपनी हो गई छोटी बहन, छोटी बहन हो गई। ठीक है अपनी, उसने वो भी कहने लगी कि भैया मुझे भी चाहिए, तो उसको अपन 10% दे दें। ठीक है, छोटी है तो अपन इसको ठीक है कैसे 10% दो और हटाओ, तो 10% दे दिए इसको। तो अपने पास अभी कितना बचा? मतलब जो भी प्रॉफिट बचा अपने पास, प्रॉफिट बचा अपने पास 90 रुपीज। ठीक है, लेकिन इसमें से अभी अपन को कितना किसको देना है? छोटे भाई को, छोटे भाई को भी देना है, तो अब कितना देना पड़ेगा? 20%। तो 20% कितना हो गया? 18। तो नेट प्रॉफिट कितना बचा? नेट प्रॉफिट अपने पास बचा यहाँ पे 72। तो देखिए अगर यहाँ पे पहले अपन को भाई को कितना देना पड़ रहा था, यहाँ पे छोटे भाई का मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट समझना। ठीक है, इंटरेस्ट, और छोटी बहन का मतलब यहाँ पे टैक्स समझना। तो पहले अपना इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा था? इंटरेस्ट पहले अपन को 20 रुपीज यहाँ पे देना पड़ रहा था, लेकिन जो अपनी छोटी बहन है, छोटी बहन को देने के कारण 10 रुपए दे दिए इसको, उसके कारण अपन को सिर्फ छोटे भाई को मतलब इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है? सिर्फ 18 रुपीज।
ठीक है 70, मतलब जो भी अपनी बहन बीच में आ गई उसके कारण अपन को यहाँ पे कितना, सिर्फ उसको पहले 20 देना पड़ रहा था, अब उसको 18 देना पड़ रहा था, और बहन बहन को कितने दिए, 10 दे दिए। तो अपन यहाँ पे क्या मान के चलते हैं कि देखिए पहले अपन को देना पड़ रहा था छोटे भाई को 20, अब देना पड़ रहा है 18, ठीक है, मतलब 2 रुपए कम। तो यहाँ पे अपन को क्या महसूस होगा कि अपन ने बहन को कितने पैसे दिए, यहाँ पे बहन को सिर्फ अपन ने 8 रुपए ही दिए, ऐसा महसूस होता है। कैसे, क्योंकि पहले छोटे भाई को देने थे, मतलब इंटरेस्ट देना था पहले 20, लेकिन छोटी बहन के कारण मतलब टैक्स के कारण अब देना पड़ रहा है अपन भाई को सिर्फ 18 रुपीज। अगर यहाँ पे छोटी बहन नहीं होती तो अल्टीमेटली अपन को कितना देना पड़ता, 20 देना पड़ता, लेकिन अब देना पड़ रहा है यहाँ पे 18, तो 2 रुपए का यहाँ पे डिफरेंस आ गया। तो अपन को क्या महसूस हो रहा है, तो बहन को अपन ने सिर्फ यहाँ पे 8 रुपए ही यहाँ पे दिए, ठीक है, क्योंकि बहन नहीं आती तो अपन को पैसे 20 देना पड़ता, बहन आ गई तो अपन ने उसको 10 दे दिए, लेकिन महसूस कितने हो रहा है, महसूस हो रहा है सिर्फ अपन ने उसको 8 रुपए यहाँ पे दिए, ठीक है। इसलिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इंटरेस्ट एडवांस टैक्स यहाँ पे करते हैं। जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट बनवाइस टैक्स, तो इंटरेस्ट कितना छोटे भाई को 20 दे रहे थे, और यहाँ पे टैक्स कितना परसेंट है, 10%, तो 10% मतलब 0.10, तो यहाँ पे हो गया अपना 18, ठीक है। मतलब महसूस कितना हो रहा है टैक्स की वजह से, मतलब जो भी अपना यहाँ पे इंटरेस्ट रहता है अपन को कम महसूस होता है, ठीक है। मतलब बात सिर्फ अपनी छोटी बहन की है, ठीक है ना, कि अपन को देना तो सिर्फ 10 पड़ रहा है, लेकिन अपन महसूस कितना हो रहा है, अपन को महसूस हो रहा है अपन को 8 रुपए, ठीक है, कि सिर्फ उनको 8 रुपए यहाँ पे दे रहे हैं। सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे हो गया इंटरेस्ट बनवाइस टैक्स डिवाइड बाय नेट प्रोसीड। तो नेट प्रोसीड का यहाँ पे क्या मतलब है, नेट प्रोसीड का मतलब है कि जो भी कंपनी को पैसा मिलता है, जैसे कंपनी ने अपने डिवेंचर्स इशू करे तो एक शेयर का प्राइस जो भी रहेगा, मतलब जो भी खर्चा वगैरह हटा के उसको अपन यहाँ पे नेट प्रोसीड बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रोसीड मैंने ये भी बताया है। तो देखिए फेस वैल्यू, जो भी अपनी फेस वैल्यू रहेगी कंपनी की, उसमें अपन या तो प्रीमियम ऐड करेंगे, अगर प्रीमियम पे किया इश्यू तो प्रीमियम ऐड करेंगे, डिस्काउंट पे करा तो डिस्काउंट माइनस करेंगे, दो में से एक कोई चीज यहाँ पे ही रहेगी, ठीक है। तो या तो प्रीमियम को ऐड करेंगे या डिस्काउंट को माइनस, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इशू प्राइस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इशू प्राइस में से अपन क्या माइनस करेंगे, एक्सपेंसेस ऑन इशू, तो एक्सपेंसेस ऑन इशू को माइनस करेंगे तो यहाँ पे अपना नेट प्रोसीड यहाँ पे निकल के आ जाएगा, मतलब अल्टीमेटली कंपनी को इतने पैसे यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इस एक्सपेंसेस ऑन इशू कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, तो उसको अपन फ्लोटेशन कॉस्ट भी बोल सकते हैं, ब्रोकरेज भी बोल सकते हैं, कमीशन भी बोल सकते हैं, फिर मैनेजमेंट एक्सपेंसेस भी यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब जो भी यहाँ पे जो अपना खर्चा है किसी भी नाम से आ सकता है, तो फ्लोटेशन कॉस्ट बोल सकता है, या फिर ब्रोकरेज बोल सकता है, कमीशन बोल सकता है, या फिर मैनेजमेंट एक्सपेंसेस यहाँ पे बोल सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिस एक्सपेंसेस कैलकुलेट ऑन इशू प्राइस, मतलब जो भी एक्सपेंसेस रहेंगे यहाँ पे, ये वाले जो भी एक्सपेंस रहेंगे किस पे कैलकुलेट होंगे, इशू प्राइस पे, ठीक है। याद रखना इस किस पे कैलकुलेट होंगे, इशू प्राइस पे। ध्यान से सुनना क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी बात है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, लेकिन क्या होता है एक्चुअली अगर आप इन छोटी बातों पे ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, इससे आपका पूरा क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो सकता है, ठीक है। इसलिए अपन को क्या करना है, बाद बहुत काम में है ये चीजें, इसलिए ध्यान से कान खोल कर यहाँ पे सुनना है, ठीक है। तो एक्सपेंस ऑन इशू किस पर कैलकुलेट होंगे, अपने इशू प्राइस पर, लेकिन the question is specified that expenses calculate on the face value, then expenses calculate on face value। अगर क्वेश्चन ने बोल दिया, स्पेसिफाई कर दिया फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होना है, तो अपन एक्सपेंसेस फेस वैल्यू पर कैलकुलेट यहाँ पे करेंगे, परसेंटेज के मतलब रूप में यहाँ पे दिए रहेंगे कितना परसेंट यहाँ पे, तो या तो फेस वैल्यू पे लगाना पड़ेगा अगर क्वेश्चन बोले, और कुछ नहीं बोले तो अपन को यहाँ पे इशू प्राइस पर यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो यहाँ से नेट प्रोसीड आ जाएगा। आगे अगर क्वेश्चन में नेट प्रोसीड नहीं दिया है, ठीक है, मतलब नेट प्रोसीड मतलब इशू प्राइस अगर नहीं दिया है, अगर क्वेश्चन में इशू प्राइस नहीं दिया है, अगर क्वेश्चन में इशू प्राइस नहीं दिया है तो अपन को क्या करना है यहाँ पे, तो मार्केट प्राइस यहाँ पे लेना है। व्हेन इशू प्राइस इज नॉट गिवन, तभी अपन को मार्केट प्राइस लेना है, अदरवाइज अपन को इशू प्राइस भी यहाँ पे कंसिडर करना है। बाकी क्वेश्चन में एक इलस्ट्रेशन उसको मिस्टेक किया हुआ है आईसीआई ने, इन माय अकॉर्डिंग, बाकी नॉट माय अकॉर्डिंग, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे इशू प्राइस होना चाहिए, क्योंकि ये जो मैंने नोट्स बनाए मैंने अपने उससे कुछ नहीं बनाए, सब स्टडी मैट में सब देके यहाँ पे रखा है, ठीक है। आइए मैं आपको बता भी दे रहा हूँ कहाँ देके रखा है, ये देखिए नेट प्रोसीड मीन्स इशू प्राइस, ठीक है। इशू प्राइस कैसे आया था, जो फेस वैल्यू में आया तो अपन प्रीमियम ऐड कर देते हैं, डिस्काउंट माइनस, तो इशू प्राइस आता है। तो इशू प्राइस मीन्स सॉरी नेट प्रोसीड मीन्स इशू प्राइस लेस एक्सपेंसेस और फ्लोटेशन कॉस्ट, तो अपन ने वो एक्सपेंसेस माइनस किए थे तो अपना क्या आ गया था, नेट प्रोसीड आ गया था।
इफ इशू प्राइस इज नॉट गिवन, साफ साफ बोला इशू प्राइस अगर गिवन नहीं है देन स्टूडेंट कैन बी एज्यूम इट टू बी इक्वल टू दी करंट मार्केट प्राइस, ठीक है ना। अगर अपन को नहीं दे के रखा है इशू प्राइस तो अपन को क्या लेना है यहाँ पे, मार्केट प्राइस यहाँ पे लेना है, ठीक है। यहाँ पे अपन को मार्केट प्राइस यहाँ पे लेना है। इस प्राइस की जगह अपन क्या ले लेंगे, यहाँ पे मार्केट प्राइस ले लेंगे। और अगर मार्केट प्राइस लेंगे तो जो यहाँ पे एक्सपेंसेस है, इशू एक्सपेंस ऑन इशू, ये भी यहाँ पे माइनस होंगे। ऐसा नहीं है कि अपन ने इशू प्राइस की जगह अगर मार्केट प्राइस ले लिया तो अपने एक्सपेंसेस माइनस नहीं होंगे। अगर इशू प्राइस नहीं दिया है, मार्केट प्राइस दिया है, तो उसमें अपन क्या करेंगे, इसमें अपन मार्केट प्राइस में से अपने एक्सपेंसेस माइनस करेंगे और फिर अपनी नेट प्रोसीड यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो अपना एक यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रिड्यूएबल डेब्ट अपना यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अपन चलते हैं कॉस्ट ऑफ रिड्यूएबल डेब्ट की तरफ, मतलब जिसको अपन कुछ साल के बाद में या फिर कुछ टाइम के बाद अपन को क्या करना पड़ेगा, शेयर होल्डर को या डिवेंचर्स होल्डर को, यहाँ पे डेब्ट की बात हो रही तो डिवेंचर्स होल्डर को अपन को पैसा लौटाना पड़ेगा। देखिए दी डिवेंचर्स विच आर नॉट रिडीम, एक मिनट, कॉस्ट ऑफ रिड्यूएबल यहाँ पे रिडीम है, ठीक है। तो देखिए the debentures which are redeemed by the issuer of the debenture is known as irredeemable debenture, ठीक है। क्या करेगा, जो भी अपना इशूअर है उसको क्या करना पड़ेगा, डिवेंचर्स को रिडीम करना पड़ेगा। रिडीम करना मतलब उसको पैसा लौटाना पड़ेगा। तो इसका क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला इंटरेस्ट वन माइनस टैक्स प्लस आरबी मतलब रिडम्पशन वैल्यू और माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय एन, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, होल डिवाइड बाय रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे कुछ आएगा, ये इसका फॉर्मूला है। तो सर क्या बोल दिया, कुछ समझ में नहीं आया, फॉर्मूला समझाइए थोड़ा। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, इंटरेस्ट मतलब क्या है, इंटरेस्ट मतलब आई का मतलब इंटरेस्ट है, टी का टैक्स रेट, आरबी का मतलब है रिडम्पशन वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स, एनपी का मतलब नेट प्रोसीड, एन का मतलब रिमेनिंग लाइफ ऑफ डिवेंचर, जो भी अपनी रिमेनिंग लाइफ बची है डिवेंचर की, एन का वही मतलब यहाँ पे है, केडी मतलब कॉस्ट ऑफ डिवेंचर आफ्टर टैक्स। तो देखिए ये वाला पोर्शन तो अपन ने समझ लिया, इंटरेस्ट वन माइनस टैक्स क्या होता है, ठीक है, ये वाला पोर्शन समझ लिया। अब समझते हैं रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय एन क्या होता है। तो देखिए मान लीजिए अपन ने यहाँ पे कोई डिवेंचर इशू किया, ठीक है, अपन ने डिवेंचर इशू यहाँ पे किया, ठीक है। मान लीजिए अपन को कंपनी को नेट प्रोसीड कितनी 100 रुपीज यहाँ पे मिली, जैसे कंपनी ने, मैं कंपनी हूँ, मैंने यहाँ पे 100 रुपीज इशू किया, तो और आप मान लीजिए आप डिवेंचर होल्डर, आपने 100 रुपए मुझे यहाँ पे दिए, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि मैं 5 साल वैल्यू में 5 साल के बाद आपको क्या करूंगा, आपके पैसे यहाँ पे लौटा दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, जो भी अपने डिवेंचर रिडीम करूंगा, मैंने बोला कि 100 का मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आपसे, लेकिन मैं आपको क्या करूंगा 5 साल के बाद इसको प्रीमियम पे इशू करूंगा 10% की, तो मैं कितना लौटाऊंगा आपको, रिडम्पशन वैल्यू 110 अपनी यहाँ पे रहेगी, मतलब 10% प्रीमियम पे अपनी यहाँ पे रहेगी। एंड 5 साल के बीच में क्या करूंगा, मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा 5 साल को, ठीक है। मान लीजिए 5-5 रुपए है, ठीक है, 5-5 रुपए हर साल आपको क्या दूंगा, इंटरेस्ट यहाँ पे दूंगा, ठीक है। तो देखिए ये तो इंटरेस्ट की बात हो गई, लेकिन देखिए नेट प्रोसीड मैंने लिया था 100 और आपको दे रहा हूँ यहाँ पे कितना 110, तो कितने का डिफरेंस हो गया, यहाँ पे डिफरेंस हो गया यहाँ पे 10 रुपीज का, ठीक है। तो रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड, ये अपना हो गया क्या, डिफरेंस। तो अपन को कितना महसूस हो रहा है हर साल, कि हर साल मुझे कितना पैसा आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, जब जाके मैं लास्ट में आपको 110 देना मतलब दे पाऊंगा। तो यहाँ पे 2 रुपए, 2 रुपए, 2 और यहाँ पे भी 2, ठीक है। 100 तो अपने पास नहीं, और हर साल मुझे आपको ये 2-2 रुपए यहाँ पे इकट्ठा करना पड़ेगा, जब जाके क्या हो जाएगा, अपना लास्ट में 110 यहाँ पे हो पाएगा, ठीक है। तो इसको अपन क्या करेंगे, रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड मतलब 110 माइनस 100, ठीक है, और डिवाइड बाय किससे कर देंगे, अपनी जो भी लाइफ है, तो 5, तो इससे अपना क्या आ जाएगा, 2 यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसका यही मतलब है रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड, मतलब जो मुझे आपको हर साल, मतलब जो भी मतलब टोटल हो रहा है, मतलब जितना ही मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है प्रीमियम पे, उसका हर साल मुझे कितना महसूस हो रहा है, वही यहाँ पे रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय एन यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला इसका भी मतलब यहाँ पे अपन को समझ में आ गया, ठीक है। अब इसका मतलब समझते हैं कि क्या है। तो देखिए क्या होता है कि यहाँ पे देखिए अपने पास अभी क्या है, नेट प्रोसीड अपने पास 100 रुपीज है यहाँ पे, ठीक है, अपनी कंपनी को 100 रुपीज मिले, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे 102 हो जाएंगे, ठीक है, 2 रुपए मैं इकट्ठे कर लिया कि 102 रुपए हो जाएंगे, तो मैंने आपको ये 2 रुपए वापस थोड़ी ना किए, ठीक है, मैं तो साल के लास्ट में वापस करूंगा, तो अगले साल फिर 2 रुपए जुड़ जाएंगे तो 104 हो जाएंगे, फिर अगले साल 102 और जुड़ जाएंगे तो 106 हो जाएंगे, फिर 2 और जुड़ जाएंगे तो 108 हो जाएंगे,
फिर 2 और जुड़ जाएंगे, 110 यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कौन सा प्राइस लें डिवाइड करने के लिए, कौन सा प्राइस लें? वैसे अगर जैसे अपना क्या रहता है कि अगर अपना इरिड्यूबल वाला रहता है तो अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट नेट प्रोसीड से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे प्राइस है, तो कौन सा वाला प्राइस लें? तो अपन क्या करते हैं इनका, इसलिए अपन क्या करते हैं, इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं, एक स्टार्टिंग वाले का और एक लास्ट वाले का। अपन को नहीं पता कौन सा वाला प्राइस लेना है, इसलिए अपन क्या करेंगे कि स्टार्टिंग का, नेट प्रोसीड का, रिडम्पशन वैल्यू का, इन दोनों का अपन क्या कर लेंगे, एवरेज ले लेंगे। इससे अपन को एक रेट पता चल जाएगा, उससे अपन इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ऐसे अपना यहाँ पे केडी निकल के आएगा। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में यहाँ पे आया होगा। ठीक है, अब तीसरी मेथड की तरफ चलते हैं, जो जो कि अपनी एट टू मेच्योरिटी अप्रोच, जिसको अपन YTM अप्रोच बोलते हैं, इसको प्रेजेंट वैल्यू मेथड भी बोलते हैं, और उसको IRR मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, IRR के नाम से बहुत यहाँ पे फेमस है। ठीक है, तो IRR का क्या मतलब रहता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का क्या मतलब रहता है? तो देखिए, एक ऐसा रेट जिस पर एनपीवी अपनी जीरो आती है। ठीक है, आपने इसको इन्वेस्टमेंट डिसीजन में बहुत ज्यादा देखा होगा, अगर आपने किया होगा तो आपको जरूर मालूम है यहाँ पे होगा। ठीक है, कि अपन एक ऐसा एक रेट कैलकुलेट करते हैं जिससे अपनी एनपीवी क्या आ जाती है, एनपीवी मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू अपनी यहाँ पे जीरो आ जाती है। ठीक है, देखिए पढ़िए, YTM is the annual return of an investment from the current date till maturity date। तो क्या है अपना जो YTM है, अपना एक एनुअल रिटर्न है, किस पे, इन्वेस्टमेंट पे, कब से, करंट डेट से अपना टिल मेच्योरिटी तक। ठीक है ना, मतलब प्रेजेंट तक। सो YTM is the internal rate of return at which current price of the debt equal to the present value of the all cash flows। ठीक है, तभी तो होगा जब अपना जो भी अपनी यहाँ पे करंट प्राइस रहेगा डेप्ट का, करंट प्राइस रहेगा डेप्ट का इक्वल रहेगा तो प्रेजेंट वैल्यू के बराबर, तभी तो अपनी यहाँ पे क्या आएगी, एनपीवी अपनी जीरो यहाँ पे आएगी। जब अपन क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे तो अपन को बहुत बेहतर समझ में आएगा। ये तो अब जितना समझ में आ रहा है अच्छी बात है, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जब सिर्फ क्वेश्चन करेंगे तो पूरा अपन को अच्छे समझ में यहाँ पे आएगा। इसका फॉर्मूला रहेगा YTM का या फिर IRR का, उसका क्या फॉर्मूला रहेगा, लोअर रेट प्लस लोअर रेट की एनपीवी डिवाइड बाय लोअर रेट की एनपीवी माइनस हायर रेट की एनपीवी, और इनटू कर देंगे हायर रेट माइनस लोअर रेट। तो क्या होता है, देखिए एक बार मैं और समझा देता हूँ। देखिए, अपना IRR मतलब एक ऐसा रेट हो जाएगा जिसमें कि अपन को यहाँ पे चूज करना है कि अपनी एनपीवी यहाँ पे क्या आ जाए, जीरो हो जाए। तो इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा, दो रेट यहाँ पे चूज करने पड़ते हैं। ठीक है, एक होता है अपना हायर रेट, एक होता है अपना लोअर रेट। ठीक है, तो एक कैसे चूज करते हैं, तो जो अपना क्या रहेगा यहाँ पे, हायर रेट रहेगा और लोअर रेट रहेगा, तो इससे क्या हो जाएगा, अपनी एक प्लस की एनपीवी आएगी और एक माइनस की एनपीवी आएगी। ठीक है, तो इन दो मतलब एक हायर रेट से एक एनपीवी आएगी। ठीक है, और यहाँ से एक आएगी अपनी यहाँ से ए वाली एनपीवी। ठीक है, दो एनपीवी अपनी यहाँ पे आएंगी। तो लोअर रेट से क्या आ जाएगा, लोअर रेट से अपनी यहाँ पे आएगी एक एनपीवी और एक आएगी अपनी हायर रेट से। तो इन दोनों एनपीवी को क्या करेंगे, इन दोनों एनपीवी से अपन यहाँ पे वही तो किया। ठीक है, एक लोअर रेट रख देंगे, जैसे मान लीजिए लोअर रेट आया अपने यहाँ पे 5% और यह अपना यहाँ पे 10%। तो लोअर रेट रखेंगे यहाँ पे 5%। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे 5% और लोअर रेट की एनपीवी निकालेंगे अपन। ठीक है, तो वो रखेंगे यहाँ पे, और फिर लोअर रेट की एनपीवी रखेंगे माइनस हायर रेट, और लोअर रेट मतलब यहाँ पे, सॉरी हायर रेट मतलब 10 और माइनस यहाँ पे करेंगे 5। ठीक है, जब अपन इसको क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए स्टेप क्या है, तो अब अपन क्या करेंगे, इसमें प्रेजेंट वैल्यू तो नहीं निकालेंगे, लेकिन जो भी अपने यहाँ पे डिवेंचर की रहेगी या प्रेफरेंस शेयर्स की रहेगी उसका अपन IRR यहाँ पे निकालने का ट्राई करेंगे। तो अपन को एनपीवी निकालनी पड़ेगी। अब किसकी एनपीवी निकालनी पड़ेगी, यहाँ पे कैश फ्लोज नहीं दिए रहेंगे अपन को, यहाँ पे इंटरेस्ट ही अपने यहाँ पे कैश फ्लो यहाँ पे रहेगा। तो इंटरेस्ट अपन माइनस टैक्स करेंगे, इसकी एनपीवी निकालेंगे, फिर एक अपन पॉजिटिव एनपीवी यहाँ पे फाइंड करेंगे और एक नेगेटिव एनपीवी यहाँ पे अपन फाइंड करेंगे, और इस वाले फॉर्मूला रख के अपन आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, अगर नेट प्रोसीड को आप नेगेटिव मानते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए एज ए इन्वेस्टर निकालना है, ठीक है IRR, तो अपन नेट प्रोसीड को नेगेटिव लेंगे, और जो अपना इंटरेस्ट या डिविडेंड है उसको अपन पॉजिटिव यहाँ पे लेंगे। क्योंकि मतलब नेट प्रोसीड मतलब क्या हो गया, मतलब कंपनी की हो गई, मतलब जो भी इशू किया वो मिल रहा है कंपनी को, लेकिन एज अ जो अपना इन्वेस्टर है वो तो दे रहा है ना, तो उसका हो गया यहाँ पे मतलब इन्वेस्टमेंट, तो उसका हो गया नेगेटिव। ठीक है, और जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है उसको उसका हो गया इनकम। ठीक है, पॉजिटिव, और जो भी रिडम्पशन वैल्यू मिलेगी उसको भी इनकम मानेगा, तो पॉजिटिव मान के यहाँ पे सॉल्व करेगा, तो भी अपना सही आंसर यहाँ पे आएगा। ठीक है, और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से करते तो भी सही रहेगा, और अगर शेयर होल्डर के अपना जो भी इन्वेस्टर है उसके पर्पज से करेंगे तो ऐसा मान के करना है तो अपना यहाँ पे भी सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने पहला कंसेप्ट कवर कर लिया कॉस्ट ऑफ डेब्ट का। अपन चलते हैं सेकंड कंसेप्ट यहाँ पे कवर करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का। ठीक है, लगभग सेम ही है, ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। ठीक है,
ठीक है, आइए स्टार्ट करें। देखिए, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो इसमें भी वही सेम रहेंगे। कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, प्रेजेंट वैल्यू मेथड और यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड। ठीक है, तो देखिए ये अपन को करना है किससे, अप्रोक्सीमेशन मेथड से यहाँ पे करना, मतलब फॉर्मूला लगा के अपन को यहाँ पे करना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि कॉस्ट ऑफ इररिड्यूएबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल क्या होता है। इररिड्यूएबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल मतलब जिसको कि अपन जो भी प्रेफरेंस शेयर्स को अपन क्या करेंगे, उनको अपन वापस उसका रिडीम नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब पैसा वापस नहीं लौटाएंगे। तो the preference shares which are not redeemed by the issuer, ठीक है, मतलब रिडीम नहीं किया जाएगा, इज नोन एज रिन्यूएबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो इसको किससे डिनोट करते हैं, केपी से, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस नेट प्रोफिट। सेम है, बस यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं आता है और 1 माइनस टैक्स भी नहीं करते हैं इसमें, उसकी जगह पे सीधा प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ पे आ जाता है। पीडी का मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड, डिवाइड बाय नेट प्रोफिट करते हैं। ठीक है, तो पीडी का मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड, एनपी का मतलब, और एनपी यहाँ पे नेट प्रोसीड बोल दीजिए, आप पी0 बोल दीजिए, बात एक ही है। तो उसको यहाँ पे हो जाएगा नेट प्रोसीड। मार्केट प्राइस, एमपी का मतलब मार्केट प्राइस, और सीडीटी का मतलब क्या है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। ठीक है, देखिए अगर अपन को इशू प्राइस नहीं दे के रखा है तो वही अपन को मार्केट प्राइस अपन को यहाँ पे कंसिडर करके चलना है, मैंने आपको ऊपर बता दिया। और जब आपकी बहुत ज्यादा किस्मत खराब रहेगी तो आपको एक सीडीटी वाला ए वाला रेट अपन को दे दिया जाएगा, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स वाला। ठीक है, अगर अपन को कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स दिया हुआ है तो अपन को क्या करना है, 1 प्लस सीडीटी करना है। ठीक है, ऐड करना है इसको और फिर इनटू करके अपन को यहाँ पे सॉल्व करना है। वैसे नहीं आता है नॉर्मली, लेकिन अगर बहुत ज्यादा मान लीजिए किस्मत खराब हुई तो ऐसे अपन को एक हो सकता है, इसलिए अपन को मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो अपना यहाँ पे हो गया कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल प्रेफरेंस शेयर्स तो सेम है पूरा, यहाँ पे इंटरेस्ट की आ जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड, और बाकी मैंने आपको ये तो समझा ही दिया ऊपर। ठीक है, बाकी तो पूरा अपना सेम है। अब ऐसे यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड आएगी, प्रेजेंट वैल्यू मेथड, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं यहाँ पे IRR मेथड। तो इसका भी सेम रहेगा, वही लोअर रेट प्लस लोअर रेट के एनपीवी डिवाइड बाय लोअर रेट के एनपीवी माइनस हायर रेट के एनपीवी इंटू करेंगे हायर रेट माइनस लोअर रेट। ठीक है, आसान था। अब तीसरा कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो क्या होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, देखिए जस्ट लाइक एनी अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज एक्सपेक्टेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये क्या होता है, अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस की तरह होता है। अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस मतलब डिवेंचर या फिर शेयर्स, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होती है, एक्सपेक्टेशन ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर। तो नॉर्मल सी बात है, जो भी अपना यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर एक्सपेक्ट करेगा उसको अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं, उसको अपन यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहाँ पे बोलते हैं। इक्विटी डजंट हैव अ फिक्स्ड रेट, सो केई हैज मल्टीपल फॉर्मूला एज पर द डिफरेंट ऑथर्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सही बात है कि क्या बोल रहा है, इक्विटी का यहाँ पे कोई भी यहाँ पे फिक्स रेट नहीं होता है। वो सबसे पहले अपन किसको पे करते हैं, डिवेंचर होल्डर का इंटरेस्ट पे करते हैं, फिर अपन प्रेफरेंस होल्डर मतलब जो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर डिविडेंड पे करते हैं, लास्ट में जाके जो भी बचता है उसको अपन इक्विटी को पे यहाँ पे करते हैं। ठीक है, मतलब सारा रिस्क भी इक्विटी का रहता है और जो ज्यादा फायदा हुआ वो भी इक्विटी का यहाँ पे रहता है, इसलिए इनका क्या होता है, यहाँ पे कोई फिक्स रेट यहाँ पे नहीं रहता है, डजंट हैव अ फिक्स रेट। These formula are easily written from a point of view of equity shareholder expectation, मतलब जो भी फॉर्मूला यहाँ पे बताए गए हैं, कई के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो जो अपना इक्विटी शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 फॉर्मूला यहाँ पे है, तो आपको यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है, अलग अलग अप्रोच से है। जैसा पहले अप्रोच क्या है, डिविडेंड प्राइस अप्रोच, या फिर जिसको अपन डिविडेंड यील्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, डीपीएस अपॉन एमपीएस, मतलब डिविडेंड पर शेयर अपॉन एमपीएस मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर। तो मतलब जो भी अपना अभी प्राइस चल रहा है मार्केट में, उस पर अपन कितना डिविडेंड कमा रहा है, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे या तो डिविडेंड प्राइस अप्रोच या फिर डिविडेंड यील्ड, इसको अपन बोलेंगे डीपीएस। यहाँ पे इसको और क्या लिख सकते हैं, D1। ठीक है, D1 अपॉन P0। तो एमपीएस, तो एमपीएस कैसे आता है, वही कि अगर इश्यू प्राइस नहीं दिया हो तो अपन को एमपीएस लेना है। ठीक है, और इसको ही अपन और जो भी अपनी हो रहेगी फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह वो माइनस कर देंगे, तो वो अपन क्या आ जाएगी, नेट प्रोफिट आ जाएगी, और उसकी जगह पर यहाँ पे P0 यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब D1 कैसे निकलेगा, तो देखिए D1 यहाँ पे जो भी अपना T0 रहेगा, ठीक है, मतलब जो भी स्टार्टिंग का डिविडेंड रहेगा उसे 1 प्लस जी कर देंगे, मतलब ग्रोथ रेट उसमें ऐड कर देंगे, तो अपने यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, D1 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही अर्निंग प्राइस अप्रोच, मतलब अर्निंग यील्ड क्या होता है, मतलब जो भी अपना शेयर होल्डर है, जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उस पर कितना वो अर्न करना चाह रहा है। ठीक है, जो भी अर्न करना चाह रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे अर्निंग प्राइस अप्रोच बोलते हैं। मतलब यहाँ पे डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहा था और यहाँ पे अर्निंग
अपना एक्सपेक्ट कर रहा है। इसको और कैसे लिख सकते हैं, 1/P रेशियो। पी रेशियो का क्या मतलब रहता है, एमपीएस अपॉन ईपीएस। ठीक है, तो इसको अपन क्या करेंगे, अगर उल्टा करके लिख दे मतलब डिवाइड में लिख दें 1/एमपीएस अपॉन ईपीएस, तो ये क्या हो जाएगा, पी रेशियो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब होता है यहाँ पे पी रेशियो। सॉरी, यहाँ पे इसको हटा दीजिए, अभी इसको अपन कर देते हैं यहाँ पे ईपीएस अपॉन एमपीएस। अब इसको अपन क्या करेंगे, ऊपर ले जाएगा जैसे, तो 1/1 हो जाएगा यहाँ पे एमपीएस अपॉन ईपीएस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे पी रेशियो। ठीक है, ठीक है, तो अब चलते हैं ग्रोथ अप्रोच की तरफ। तो यहाँ पे है EPS 1। ठीक है, EPS 1, तो EPS 1 कैसे निकलेगा, EPS 0 ब्रैकेट में 1 प्लस से इंटू कर देंगे, तो यहाँ से EPS 1 अपना फर्स्ट ईयर का निकल के आ जाएगा। अब ग्रोथ अप्रोच की तरफ चलते हैं, तो सेम ही है इसके जैसा ही, D1/P0 आएगा, सिर्फ अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस यहाँ पे G कर देंगे। ठीक है, यहाँ मतलब जो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल भी इसको अपन यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे ग्रोथ अपनी ऐड हो जाएगी। अब अर्निंग ग्रोथ मॉडल, तो इसमें अपन क्या करेंगे, वही सेम फॉर्मूला है इसके जैसा, ए वाला, इसमें अपन ग्रोथ ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे अर्निंग ग्रोथ मॉडल हो जाएगा। मतलब एक ग्रोथ अप्रोच के दो फॉर्मूले अलग अलग, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल और अर्निंग ग्रोथ मॉडल, इसमें अपन सिर्फ अपना ग्रोथ ऐड कर देंगे, तो अपना यहाँ पे दोनों फॉर्मूले यहाँ पे बन जाएंगे। फिर रिलाइड यील्ड अप्रोच आएगी, तो मतलब रिलाइज यील्ड अप्रोच क्या होती है, के इक्वल टू हो जाएगा जो अपना डीपीएस रहेगा, DPS 1। ठीक है, मतलब डिविडेंड पर शेयर पहले ईयर का। और इसमें क्या करेंगे, इसमें जो भी अपना देखिए, जो भी अपने साल के लास्ट का प्राइस है शेयर का, और जो भी स्टार्टिंग का प्राइस है, मतलब जो भी एक्सपेक्ट कर रहा है यहाँ पे शेयर होल्डर के, इतना अपना शेयर प्राइस बढ़ जाएगा। मान लीजिए अपना स्टार्टिंग में प्राइस शेयर कितना 100 है, और लास्ट में जाके 150 हो गया, तो ये जो 50 रुपए बढ़ रहा है, ठीक है, शेयर 50 रुपए बढ़ रहा है, वही है। ठीक है, और डिवाइड वाई करेंगे इससे 100 से, मतलब जो भी स्टार्टिंग में प्राइस था, तो यहाँ पे अपना रिलाइड अप्रोच से के निकल के आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा, अब जाएगा अपना कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल, मतलब जिसको CAPM मॉडल भी यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। इसमें कैसे निकलता है कि, तो इसमें अपन करते हैं RF प्लस यहाँ पे रहेगा अपना बीटा माइनस ERM माइनस RF। तो यहाँ पे देखिए, RF का मतलब क्या होता है, रिस्क फ्री रेट, मतलब रिस्क फ्री रेट मतलब यहाँ पे होता है, रिस्क फ्री रेट मतलब एक ऐसा रेट जिसमें आप मार्केट में जाएंगे, तो जैसे अपना हो गया, मान लीजिए अपना FD वगैरह हो गई, इसका मतलब आप बिना रिस्क के इतना पैसा, तो इतना रिटर्न तो कमा ही लेंगे। जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए डाले, तो 7% मतलब 7,000 पैसा कहीं से भी आपको मिल ही जाएगा, तो ये रिस्क फ्री रेट यहाँ पे हो गया। तो 7% क्या हो गया, रिस्क फ्री रेट, मतलब कहीं पे भी जाके आप इतना पैसा तो कमा ही सकते हैं। काय के थ्रू कमा सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड, ट्रेजरी बॉन्ड, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, और इसको अपन सोवरिंग बॉन्ड भी यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, इससे आप क्या करेंगे, रिस्क फ्री रेट इतना तो आप कमा ही सकते हैं। ठीक है, तो वो हो गया यहाँ पे RF प्लस बीटा। बीटा क्या होता है, यहाँ पे बीटा होता है एक रिस्क फैक्टर, इसको हटाइए अभी समझाते हैं। ERM क्या होता है यहाँ पे, ERM मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न इन दी मार्केट, मतलब जो भी अपने शेयर होल्डर हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से अपन इतना रिटर्न कमा सकते हैं। मतलब मान लीजिए अभी अपन यहाँ पे रिस्क फ्री रेट मतलब 7% है, मतलब बिना रिस्क के लिए 7% तो कमा ही सकते हैं, लेकिन जो अपना मार्केट से कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं शेयर होल्डर, मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहा है कि हमें 15% मार्केट से कमा सकते हैं, मतलब बिना रिस्क के हमें मिल रहा है 7%, लेकिन अगर मार्केट में जाकर कमाना चाहें तो उतने ही पैसे में हम 15% यहाँ पे कमा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15%, और रिस्क फ्री कितना कमा रहे हैं अपन, रिस्क फ्री अपन यहाँ पे 7% कमा रहे हैं, तो ये जो अपना 8% हो गया, 8% हो गया अपना प्रीमियम। ठीक है, मतलब आपने मार्केट में जाकर रिस्क लिया, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे आप कमा रहे थे इससे, किससे, एफडी से कितना 7% कमा रहे थे, लेकिन आपने सोचा यार मतलब म्यूचुअल फंड में जाके आप 15% यहाँ पे कमा लेंगे। ठीक है, आपने ऐसा सोचा, तो जो अपना RF था, ठीक है ना, इन दोनों का डिफरेंस हो गया, तो रिस्क लेके आपने कितना और एक्स्ट्रा कमा लिया, रिस्क लेके आपने, सॉरी 7% यहाँ पे, तो रिस्क लेके आपने यहाँ पे कितना 8% और कमा लिया। ठीक है, अगर आप रिस्क लेते तो आप 8% और कमा सकते थे। ठीक है, और बीटा से इंटू क्यों करते हैं, बीटा यहाँ पे क्या है, बीटा एक रिस्क फैक्टर है, ये नॉर्मली एक रहता है अपन, मतलब मार्केट का रिस्क फैक्टर एक रहता है, मतलब अपना जो शेयर है, मतलब जैसे मान लीजिए आप म्यूचुअल फंड, मान लीजिए आप शेयर की कितना गुना रिस्की है, जैसे 1 गुना 2 गुना, अगर 2 गुना रिस्की है तो आप मतलब यहाँ से 8 से कितना इंटू कर दीजिए 2, तो यहाँ पे 16% तक रिटर्न यहाँ पे कमा, मतलब प्रीमियम ही 60% हो जाएगा, पर 16% ज्यादा कमा सकते हैं। ठीक है, इसका यहाँ पे मतलब
हो गया। ठीक है, सही आप के ही निकाल सकते हैं। देखिए इसको अपन रिस्क प्रीमियम यहाँ पे बोलते हैं। बीटा मतलब क्या है, रिस्क फैक्टर, या फिर इसको अपन रिस्क मेजर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना कंसेप्ट 3 अपन ने यहाँ पे कवर कर लिया। एक चीज और बतानी थी आपको यहाँ पे, एक मिनट, नीचे वो ये वाली। ठीक है, ये देखिए, देखिए पेड डिविडेंड या फिर पेज डिविडेंड। अगर अपन बोलेंगे पेड डिविडेंड या फिर पेज, मतलब पेड मतलब अपन ने पेड कर दिया, और पेज डिविडेंड भी इसका कुछ मतलब नहीं है। बाकी इसको आईसीआई इसको बोलता है कि D0 हुई। ठीक है, अगर पेड डिविडेंड बोला है क्वेश्चन में, या फिर क्या बोला है पेज डिविडेंड, तो इसको अपन को D0 मानना है। और अगर एक्सपेक्टेड डिविडेंड बोला है, मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कितना होगा एक्सपेक्ट में, उसको अपन D1 यहाँ पे मानना है। कभी कभी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। और अगर आईसीआई ने अपन को कम डिविडेंड प्राइस देके रखा है कि 100 रुपीज यहाँ पे कम डिविडेंड प्राइस है, और अपन को यहाँ पे डिविडेंड यहाँ पे देख रखा है 40, मतलब शेयर का प्राइस अपन को 100 देख रखा है, लेकिन कम डिविडेंड, उसमें डिविडेंड इंक्लूड है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड उसमें से माइनस करना पड़ेगा, फिर जाके अपना एक्स डिविडेंड प्राइस यहाँ पे शेयर का आ पाएगा। ठीक है, और कम डिविडेंड प्राइस है तो हमेशा डिविडेंड उसमें माइनस करके अपन को एक्स डिविडेंड प्राइस यहाँ पे निकालना। ओके, अब चलते हैं अपना कंसेप्ट नंबर 4, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो क्या होता है KRE, वैसे तो क्या होता है कि जो अपना KRE है, KRE के ही बराबर होता है, मतलब अधिकतर टाइम्स वो KRE के बराबर होता है, कुछ केसेस में अलग होता है। जैसे KRE इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस TP। TP क्या है यहाँ पे पर्सनल टैक्स है, और बी क्या है यहाँ पे ब्रोकरेज है। ठीक है, तो अगर अपन को पर्सनल टैक्स देके रखा है तो 1 माइनस यहाँ पे TP करेंगे, और अगर आपको ब्रोकरेज देख रखी है तो 1 माइनस भी यहाँ पे करेंगे, तो अपना क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे KRE निकल के आ जाएगा। अगर ये दोनों नहीं दे के रखे तो अपना डायरेक्ट KRE किसके के ही बराबर हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पे कंसेप्ट 4 भी कवर हो गया। अब चलते हैं जो अपना मोस्ट पॉपुलर है इस चैप्टर का, जिससे क्वेश्चन भी आते हैं 10-10 नंबर के, 8-8 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। उसका नाम है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैंने आपको ऊपर बताया था ना क्या होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो भी अपन ने जहां से पैसा मंगाया उसकी जो भी अपन को कॉस्ट पड़ रही है, सारे जितनी भी, जैसे इक्विटी शेयर होल्डर है, अपना प्रेफरेंस शेयर है, डिवेंचर है, उन सबको मिला के जो एक कॉस्ट बनती है, मतलब जो पूरी कंपनी की कॉस्ट बनेगी, मतलब ओवरऑल कॉस्ट कितनी है, उसको अपन यहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाय बुक वैल्यू, मतलब दो दो तरीके से कैलकुलेट करनी पड़ती है, तो बुक वैल्यू से, और अपन को एक करनी पड़ती है मार्केट वैल्यू से। सबसे पहले बुक वैल्यू से, अधिकतर टाइम बुक वैल्यू से पूछता है, लेकिन अपन उनको मार्केट वैल्यू से ही पूछ सकता है, वो भी ज्यादा कठिन नहीं है, आराम से ही निकाल सकते हैं। तो बुक वैल्यू क्या है, जो अपन ने यहाँ पे ऊपर देखी थी कि अपन ने इतने इतने से इक्विटी शेयर होल्डर से इतना पैसा लिया है, प्रेफरेंस कैपिटल से इतना, और अपना डिवेंचर से इतना। तो बुक वैल्यू अपनी 100 लाख है, यहाँ पे 50 है, 20 लाख है, 30 लाख। ठीक है, टोटल कितना हो गया 20। अब इसको क्या करेंगे, अगर अपन को वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है तो इसके वेट को कॉस्ट से इनटू कर देंगे। ठीक है, और जो अपनी वो क्या आएगी पर्टिकुलर वो आएगी, मतलब पर्टिकुलर कॉस्ट आएगी, उन सबको ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे WACC अपना यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो वेट कैसे निकालते हैं, तो वेट निकालना सरल है। टोटल कितना है 200। तो अपना इंडिविजुअल को, इक्विटी शेयर कैपिटल को, या फिर रिजर्व एंड सरप्लस को, या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को, या फिर डिवेंचर्स को, इसको इंडिविजुअल को अपन इस 200 से डिवाइड कर देंगे। जैसे 100 को डिवाइड किया यहाँ से 200 से, 50 को डिवाइड किया 200 से, 20 को डिवाइड किया 200 से, 30 को डिवाइड किया 200 से, इससे अपना वेट यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, और कॉस्ट कैसे निकल के आई, जो अपन ने ऊपर अपन ने कैलकुलेट करना सीखा, KRE जो अपन ने फॉर्मूला सीखे ना ऊपर, सबसे पहले अपन ने KD का सीखा था, फिर KP का, KRE का, KE का, उससे फॉर्मूला निकाल के यहाँ पुट कर देने, और अपने यहाँ पे इंटू कर देंगे। इसका A इंटू B का इंटू कर देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा, A आ जाएगा, और यहाँ से अपने WACC या फिर Q निकल के यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, अब अपन को निकालना है मार्केट वैल्यू से, तो मार्केट वैल्यू से ही सरल है। कैसे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले अपन डेप्थ का निकालना सीखते हैं। ठीक है, जैसे 30 लाख की यहाँ पे डेप्थ थी किसकी, बुक वैल्यू की, तो अपन को क्या करना है, इस 30 लाख को, जैसे आपकी बुक वैल्यू 10 है, ठीक है, और मार्केट वैल्यू अपनी 15 है, तो इस 30 लाख को, मतलब इस वाले 30 लाख को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, बुक वैल्यू से, और इंटू कर देंगे मार्केट वैल्यू से। आप चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, जो भी अपनी डेप्थ रहेगी डिवाइड कर देंगे बुक वैल्यू से, इंटू कर देंगे मार्केट वैल्यू। बिल्कुल सिंपल तरीका है तो। ठीक है, तो यहाँ से अपन डेप्थ निकाल सकते हैं। ऐसे प्रेफरेंस कैपिटल 20 लाख थी, तो डिवाइड करेंगे बुक वैल्यू से, बुक वैल्यू आपको दी रहेगी 10 है,
और इंटू कर देंगे मार्केट वैल्यू डिवाइड बाई 10 इंटू 20। तो अपनी यहाँ से अपनी क्या रहेगी, अपन शेयर्स की यहाँ पे मार्केट वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे अपन ने पुट कर दिए, ठीक है। अब थोड़ा सा पंगा यहाँ पे इक्विटी शेयर में, थोड़ा सा अपन को दिमाग लगाना पड़ेगा, इक्विटी शेयर कितनी आसानी से नहीं निकलेगी। तो ठीक, तो क्या रहेगा कि देखिए अपन को सबसे पहले जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसमें अपन को रिटेन अर्निंग की कोई अलग से मार्केट प्राइस नहीं रहता, ठीक है। रिटेन अर्निंग तो कंपनी अपने पास रिटेन करके रखती है, इसलिए उसका कोई मार्केट प्राइस नहीं रहता है, इसलिए अपन को रेशियो के थ्रू निकालना पड़ता है। कैसे, जैसे मान लीजिए कि इक्विटी शेयर कैपिटल अपनी कितनी है, यहाँ पे 100 लाख है, तो क्या करेंगे अपन 100 लाख को डिवाइड करेंगे 10 से, मतलब जो भी यहाँ पे पर शेयर की वैल्यू रहेगी, मान के चलिए कि 10 है पर शेयर वैल्यू, ठीक है। तो उसको डिवाइड करेंगे 10 से, तो अपने यहाँ पे शेयर निकल के आ जाएंगे। 10 लाख शेयर है, तो 10 लाख शेयर्स को क्या करेंगे अपन, 10 लाख शेयर्स को इंटू करेंगे मार्केट प्राइस से, इसका मार्केट प्राइस है, ठीक है। इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, तो अपनी मार्केट प्राइस 200 लाख यहाँ पे निकल के आ गया, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले अपन को शेयर निकालना है, शेयर को इंटू करेंगे मार्केट प्राइस से, तो टोटल मार्केट वैल्यू निकल के आ गई इसकी इक्विटी की और रिटेन अर्निंग की, ठीक है। ये क्या है एक्चुअली, जो अपनी वो रहती है ना, क्या मार्केट प्राइस रहती है, इसमें अपन को इक्विटी की और रिटेन अर्निंग की दोनों की मिक्स है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इस 200 लाख को अपन डिवाइड कर देंगे इस रेशियो से, अपना 100 लाख और 50 लाख इस रेशियो से अपन डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 200 लाख को, जो अपना यहाँ पे मतलब जो भी अपनी यहाँ पे 200 लाख आया ना मार्केट प्राइस, 200 लाख को किससे डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 150 से, टोटल मिला के जो भी अपना 150 आया ना यहाँ पे, इससे डिवाइड कर दिया और इनटू कर दिया इंडिविजुअल थे 100 और इसका इंडिविजुअल था 50। तो यहाँ से अपनी 133.33 और 66.67 यहाँ से अपनी निकल के आ गई। बाकी अपन क्वेश्चन करेंगे तो विथ मतलब अपन क्या करेंगे, विथ अमाउंट करेंगे तो और अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अगर नहीं आया समझ में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो और क्लैरिटी आती जाएगी, ठीक है। तो ऐसे अपने WACC आ जाएगी, अपन यहाँ से इंटू कर देंगे AB का, ठीक है। तो यहाँ से इक्विटी शेयर कैपिटल की निकल के आ जाएगी, यहाँ से वेट आ जाएगा अपना, और यहाँ KRE KE KB सब निकल के आ जाएंगे, तो इंटू कर देंगे तो अपना यहाँ पे WACC आ जाएगा, ठीक है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एट मार्केट वैल्यू। अब कंसेप्ट नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ये वाला खैर मैंने यहाँ पे आपको लिखवा ही दिया, कोई कंसेप्ट नहीं है, क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन मैंने सोचा कि कंसेप्ट में ये इसको अपन कवर करा दें, ठीक है। कैलकुलेट ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ न्यू डिवेंचर्स, ठीक है। मतलब जो अपना अगर यहाँ पे क्या रहेगा, नेट प्रोसीड नहीं दी रहेगी अपने न्यू डिवेंचर की, तो कैसे कैलकुलेट करना है, देखिए ऐसा क्वेश्चन रहेगा कुछ यहाँ पे। द कंपनी प्रपोज टू issue 11-year 15% debenture, but yield on single maturity is 16%. Flotation cost 2%, देखिए नोट भी लिख दिया, flotation cost calculate on face value। तो अपन को क्या, अपन को फेस वैल्यू बता के रखा गया है, कितना है यहाँ बताया नहीं, अपन नॉर्मली मानते कि 100, अगर नहीं दिया है तो अपन मान के चलते फेस वैल्यू 100, फेस वैल्यू 100। इंटरेस्ट रेट अपन को बता के चल रहे हैं कि 15 ईयर है, मार्केट प्राइस नहीं देख रखा है, ठीक है। लेकिन जो अदर डिवेंचर्स है उसका फेस वैल्यू 100 है, फिर इंटरेस्ट देख रखा है 16% और मार्केट प्राइस उनका देख रखा है 100, ठीक है। तो अपन कितने मार्केट प्राइस पे 15% कमा रहे हैं अपन को ये नहीं पता, लेकिन जो अदर अपने डिवेंचर होल्डर हैं वो, उनको पता है कि वो 100 रुपीज पे 16% यहाँ पे 100 रुपीज पे 16 यहाँ पे कमा रहे हैं, ठीक है। तो अपना कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने बचपन में बहुत किया होगा मैथ्स में, कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे अपन कर देते हैं, 15 डिवाइड बाय x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 100। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ से x की वैल्यू 93.75 यहाँ पे निकल के आ जाएगी। ये अपना हो गया यहाँ पे इशू प्राइस या फिर मार्केट प्राइस। अब माइनस कर देंगे फ्लोटेशन कॉस्ट, ये 100 पे 2% है, क्योंकि उन्होंने बोला था फेस वैल्यू पर यहाँ पे निकलनी है। अगर ये वाला नोट नहीं देके रखता तो अपन किस पे निकालते, डायरेक्ट अपन इस पे ही यहाँ पे 93.75 इसका 2% यहाँ पे निकालते, लेकिन उन्होंने नहीं अपन को नोट देके रखा है, तो ऐसे यहाँ पे निकलेगा 100 का 2% माइनस कर देंगे, तो यहाँ से नेट प्रोसीड अपना 91.75 यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की, आराम से समझाया है, अपने सारे कंसेप्ट यहाँ पे कवर हो चुके हैं। जब अपन इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से, अब ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ अपन को यही था कि यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट डिटेल में समझने थे, तो मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे अच्छे से समझाया, ठीक है। अपन क्या करेंगे, सारे इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन आने वाली वीडियो में अपन कवर करेंगे, ठीक है। तो अपना यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के सारे कंसेप्ट अपने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अपन क्या करेंगे, इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो यही एंड करते हैं, अपन इलस्ट्रेशन के साथ यहाँ पे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। जब तक अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना ध्यान